नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रूस पर जेलेंस्की सरकार का बड़ा एक्शन, यूक्रेन में रूसी नागरिकों की संपत्ति होगी जब्त। जी हाँ दोस्तों, रूस पर यूक्रेन की सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। यूक्रेन की संसद ने एक कानून को मंजूरी दी है जिसके तहत यूक्रेन में रूस या फिर रूस के नागरिक की संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। राइटर्स की खबर के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की ओर से इस संबंध में फैसला लिया गया है। दोस्तों, यूक्रेनी सांसद लेसिया वासिलेको ने ट्वीट किया कि यूक्रेन की संसद आज आवश्यक रक्षा और सुरक्षा कानून पर मतदान करने के लिए बैठी थी। उन्होंने बताया कि यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर यह एक त्वरित सत्र था जो तनावपूर्ण भी था। उन्होंने कहा कि संसद में भी सांसदों ने सत्र की शुरुआत में राष्ट्रगान गाया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को यूरोपीय संसद को संबोधित भी किया था। इस दौरान जेलेंस्की ने कहा था कि रूस ने आम लोगों पर मिसाइल बरसाई, क्रूज मिसाइलें दागी, ये कोई माफ नहीं करेगा, न ही कोई भूलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, विंटर ओलंपिक्स खत्म होने तक रूस से यूक्रेन पर हमला टालने संबंधी रिपोर्ट को चीन ने किया खारिज। जी हां दोस्तों, चीन ने उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि उसने रूस को बीजिंग विंटर ओलंपिक्स तक यूक्रेन पर हमला टालने को कहा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दोनों देशों के बीच बेहतर होते रिश्तों पर दुनिया की नजर है। बीजिंग ने अपने करीबी सहयोगी रूस की कार्रवाई पर अब तक सजग रुख इख्तियार किया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले माह अपने रूसी समकक्ष के साथ बैठक भी की थी जिसमें दोनों नेता अपनी साझेदारी को और बढ़ाने पर सहमत हुए थे। इसके साथ ही इसके बाद से चीन ने यूक्रेन पर हमले की निंदा भी नहीं की है, बल्कि इसे एक मुश्त समर्थन से वंचित करने का भी प्रयास किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि चीनी अधिकारियों ने रूस के वरिष्ठ अधिकारियों से विंटर ओलंपिक्स के खत्म होने तक यूक्रेन पर हमला नहीं करने को कहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के अलावा यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से यह बात कही गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि बीजिंग को विंटर ओलंपिक्स खत्म होने के 4 दिन बाद पिछले सप्ताह आक्रमण शुरू होने से पहले रूस की युद्ध की योजना और इरादों की कुछ हद तक सीधी जानकारी भी थी, लेकिन चाइना ने इन सभी बातों का खंडन कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, LIC के IPO पर सबसे बड़ा अपडेट, सरकार टाल सकती है LIC IPO, वित्त मंत्री ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच निवेशकों के लिए बुरी खबर है। बाजार में जारी उतार चढ़ाव से परेशान सरकार LIC का IPO को टालने का फैसला ले सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब तक की जानकारी के अनुसार सरकार मार्च के अंत तक IPO उतारने की तैयारी पूरी कर चुकी थी, लेकिन रूस यूक्रेन विवाद से उत्पन्न हुए ग्लोबली मार्केट के गिरावट के संकेत को देखते हुए सरकार इसे अगले वित्त वर्ष में जारी कर सकती है। सरकार इस हफ्ते एक अहम बैठक करेगी जिसमें इस बात पर फैसला किया जाएगा कि LIC की लिस्टिंग इस साल मार्च में होगी या नहीं। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि ग्लोबल हालात को देखते हुए IPO की लॉन्च टाइमिंग में बदलाव किया जा सकता है। इससे पहले दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पिछले दिनों इस बात का इशारा करते हुए कहा था कि वैसे तो मैं पहले की योजना के मुताबिक ही जाना चाहूंगी, लेकिन यह भारतीय बाजार पर निर्भर करता है, लेकिन ग्लोबल माहौल बिगड़ता है तो IPO की टाइमिंग पर दोबारा विचार किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूपी में बड़े दावे और तीखे वार, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर ममता और अखिलेश का आखिरी चरण के लिए ऐसा रहा प्रचार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, वहीं 7वें चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। 7वें चरण के धुआंधार प्रचार में जुटी बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े दावे किए, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के लिए वोटों की तलाश के लिए ममता बनर्जी भी बनारस में उतरी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी ममता दीदी के साथ बीजेपी पर तीखे सियासी वार किए। दोस्तों, पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन को मिलावटी करार देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जनता से गठबंधन है। उन्होंने कहा कि इसके आगे घोर परिवारवादियों का गठबंधन एक पल भी नहीं ठहर सकता। प्रधानमंत्री ने चंदौली और जौनपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का जनता के साथ गठबंधन है, उसने विकास और जन कल्याण के लिए जनता से गठबंधन किया है। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पास जानकारी है कि अखिलेश यादव जी का गठबंधन
जीत रहा है। मैं आपसे कहूंगी कि योगी सरकार को बदल दो। ममता बनर्जी ने कहा कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाना जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार रही है। ममता ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए वाराणसी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला भी किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव ने लॉन्च किया स्वदेशी क्रेडिट कार्ड, 10 लाख तक की है लिमिट। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड के 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। पतंजलि में आयोजित कार्यक्रम में बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण ने इस योजना की शुरुआत की। इसे लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि क्रेडिट कार्ड के रूप में आत्मनिर्भर भारत की नई प्रेरणा के साथ आज एक नया इतिहास व कीर्तिमान रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पतंजलि आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी प्रेरणा है। यह वोकल फॉर लोकल के लिए और लोकल से ग्लोबल तक यात्रा का एक अहम टूल साबित होगा। पतंजलि क्रेडिट कार्ड बहुत जल्द 1 करोड़ लोगों की पहुंच में होगा। उन्होंने कहा कि मुझे फॉलो करने वालों की संख्या लगभग 5 करोड़ है। प्रतिदिन योग शिविर के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल आदि सोशल साइट्स के माध्यम से वह अलग अलग चैनलों के माध्यम से करोड़ों लोग प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मुझसे जुड़े हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा यदि किसी के वीडियो देखे जाते हैं तो वह है बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के। बाबा रामदेव ने बताया कि इस योजना के तहत कार्ड धारक को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा लाभ, पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर 5% की विशेष छूट और अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर छूट व रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि, सरकार कर रही है विचार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से यह प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात कही गई है। साथ ही प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव से इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2,000 रुपए का पेंशन दिया जाना चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, रूस से ये घातक हथियार खरीदने की वजह से है नाराज। जी हां दोस्तों, रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर भारत पर CASTSA कानून के तहत प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं, इस पर फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों को यह जानकारी दी। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत अमेरिकी प्रशासन के पास ईरान, उत्तर कोरिया या रूस के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन करने वाले किसी भी देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। CAATSA एक सख्त अमेरिका कानून है जो 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन के कथित हस्तक्षेप के जवाब में वाशिंगटन को उन देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है जो मॉस्को से प्रमुख रक्षा साजो सामान की खरीदारी करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एवरेडी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने दिया इस्तीफा, 418 करोड़ रुपए के कर्ज में दबी थी कंपनी, अब बर्मन ग्रुप का होगा कंट्रोल। जी हां दोस्तों, एवरेडीज बैटरीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD आदित्य खेतान और मृत्यांशु खेतान ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों खबर है कि बर्मन ग्रुप कंपनी को टेक ओवर की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक डाबर ग्रुप की बर्मन कंपनी ने 2 दिन पहले ही कंपनी को खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाई थी। इसके बाद आदित्य और मृत्यांशु खेतान ने इस्तीफा दे दिया। एवरेडी ग्रुप कोलकाता की पुरानी कंपनी है जो बैटरी आदि बनाती है। दोस्तों बर्मन फैमिली 604 करोड़ रुपए में 26% हिस्सेदारी खरीदेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बैंकों ने कर्ज वसूलने के लिए गिरवी पड़े खेतान की कंपनी के शेयर बेच दिए थे। वित्त वर्ष 2021 तक एवरेडी पर 418 करोड़ रुपए का कर्ज था। बर्मन ग्रुप ओपन ऑफर में 5.26% हिस्से के लिए 122.30 करोड़ रुपए का निवेश कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
रूस से रूठी कई कंपनियां। यूक्रेन पर अटैक के बाद टेक, ऑटो, एनर्जी, एविएशन जैसे कई सेक्टर की कंपनियों ने बंद कर दिया बिजनेस। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के साइड इफेक्ट्स अब रूस पर तेजी से दिख रहे हैं। पहले जहां दुनिया भर की कई टेक कंपनियों ने रूस पर अलग अलग तरह के से डिजिटल स्ट्राइक की, तो अब टेक कंपनियों के साथ ऑटोमोबाइल, एविएशन, एनर्जी, फाइनेंस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, शिपिंग से जुड़ी कई दिग्गज कंपनियों ने रूस में अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। इसमें एप्पल, डिज्नी, फोर्ड, एक्सॉन, बोइंग, बीपी और शेल जैसी कई कंपनियां शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी समेत विपक्ष के सांसदों ने यूक्रेन संकट के बीच मोदी सरकार की तारीफ की। जी हां दोस्तों, यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय ने परामर्श कमेटी के सदस्यों को भारतीय छात्रों की निकासी और ऑपरेशन गंगा समेत यूक्रेन संकट से जुड़े तमाम पहलुओं को जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कमेटी के मौजूदा सदस्यों को ऑपरेशन गंगा के तहत निकाले गए भारतीयों के अलावा खार्किव समेत लड़ाई वाले क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की निकासी ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया। बैठक में कमेटी के सदस्य और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फंसे छात्रों की निकासी प्रक्रिया की तारीफ की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा हालात में अच्छा काम हो रहा है। साथ में ही कई सांसदों ने कहा कि भारतीयों को निकाले जाने का काम थोड़ी देर से शुरू हुआ, लेकिन अब जो हालात हैं उसमें अच्छा काम हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में 15 रुपए तक बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, जाने कब से लागू होगा नया रेट। जी हां दोस्तों, जाने इस खबर को, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं पेट्रोल डीजल से जुड़ी यह बड़ी खबर। दरअसल दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का 8 दिन पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर पूरी दुनिया में असर देखने को मिल रहा है। युद्ध के पहले दिन ही भारत का शेयर मार्केट डाउन हो गया था। इसके साथ ही तेल की कीमतों में भी उबाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि भारत में यूपी चुनाव के अगले हफ्ते से पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेड क्रूड यानी कि कच्चे तेल की कीमत $111 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। यह क्रूड के लिए करीब 8 साल का हाई है। WTI क्रूड भी $109 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। दोस्तों दुनिया भर में सप्लाई कम होने और आगे और शॉर्टेज घटने के अंदेशे के चलते क्रूड में जोरदार उछाल देखने को मिला है। इसके चलते अगले 1 महीने में क्रूड ऑयल की कीमतों में 10 से 15% और तेजी आएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना हुआ और महंगा, चांदी की कीमतों में भी आया भयंकर उछाल। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में गुरुवार को सोना और चांदी की कीमतों में उछाल आया है। यूक्रेन संकट के बीच दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमत में 271 रुपए की तेजी आई, वहीं चांदी की कीमतों में 818 रुपए का उछाल देखा गया है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने का दाम 271 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के बाद 51,670 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो दोस्तों चांदी 818 रुपए की तेजी के बाद 68,425 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना $1932 प्रति औंस पर रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट क्लोजिंग बेल, 366 अंक गिरा सेंसेक्स, 16,500 के करीब बंद हुआ निफ्टी। जी हां दोस्तों, सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर बाजार की सकारात्मक शुरुआत हुई, लेकिन यह शुरुआती तेजी टिकती नजर नहीं आई और अंत में बाजार लाल निशान में बंद हुआ। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 366.22 अंक यानी कि 0.66% की गिरावट के साथ 55,102.68 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 107.9 अंक यानी कि 0.65% टूटकर 16,498.04 के स्तर पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी छुएंगे आसमान, विधानसभा चुनाव के बाद बढ़ेंगे LPG प्राइस, रूस यूक्रेन युद्ध ने भी बढ़ाई है मुसीबतें। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के बाद अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें भी झटका देने वाली है। लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए तेल कंपनियां 5 राज्यों
में हो रहे विधानसभा चुनाव के बाद एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि की है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 105 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए तेल कंपनियां कमर्शियल गैस सिलेंडर के बाद अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा सकती है। अभी 5 किलो के रसोई गैस सिलेंडर छोटू के दाम भी 27 रुपए बढ़ गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद घरेलू गैस सिलेंडर के साथ पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एडवाइजरी के बाद 3000 भारतीयों ने छोड़ा खार्किव, एमईए ने बताया रेस्क्यू प्लान। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पहली एडवाइजरी जारी होने के बाद से युद्धग्रस्त यूक्रेन की सीमा से 18,000 भारतीय निकल गए हैं तथा बुधवार को जारी एडवाइजरी के अनुपालन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र खार्किव छोड़कर पास के पैसोचीन पहुंच गए, जिसकी अनुमानित संख्या 1000 है। साथ ही भारतीयों को वापस लाने के वास्ते अगले 24 घंटे के लिए 18 उड़ानें निर्धारित की गई है। दोस्तों, मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के अभियान की गति लगातार तेज हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम खार्किव, सुमी और पूर्वी यूक्रेन के अन्य शहरों में घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का अनुमान है कि एडवाइजरी के बावजूद 100 से अधिक भारतीय अभी तक खार्किव में ही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पुतिन से बातचीत के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति बोले, यूक्रेन में सबसे बुरा होना अभी बाकी है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ रूस का जंग जारी है। इसी बीच आज फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट तक बातचीत चली। इसके बाद मैक्रों ने कहा कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। यूक्रेन में सबसे बुरा होना अभी बाकी है। मैक्रों के करीबी ने इसकी जानकारी दी। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद से पुतिन और मैक्रों के बीच दूसरी वार्ता थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रूसी सेना लगातार कीव, खार्किव और चेर्निहिव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर हमले कर रही है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक यूक्रेन के उत्तरी शहर चेर्निहिव पर रूस के हमले में कम से कम 22 नागरिक मारे गए। बचाव कर्मी मलबे में अन्य लोगों की तलाश कर रहे हैं। रूसी सेना ने एक रणनीतिक बंदरगाह पर कब्जा भी कर लिया है और दूसरे को घेर लिया। इसके साथ ही मॉस्को अपने पड़ोसी को काला सागर से काटने की कोशिश कर रहा है। रूसी सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि 2,80,000 लोगों की आबादी वाले खेरसान पर उसका नियंत्रण है, जो पिछले हफ्ते रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से कब्जे में जाने वाला पहला बड़ा शहर है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महंगाई के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी दे सकते हैं बड़ा झटका, 45,000 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम। जी हां दोस्तों, महंगाई और कच्चे तेल में तेजी के बाद अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी झटका देने की तैयारी में है। आने वाले 3 साल में इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतें 45,000 रुपए तक बढ़ सकती है। क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में कहा कि पर्यावरण को बचाने के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ने के कारण ई वाहनों की मांग बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा ई स्कूटरों की मांग में तेजी देखी जा रही है। ई स्कूटरों की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ने से साल 2025 तक इनकी कीमतों में 45,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसकी भरपाई ई वाहन के लिए प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से की जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किफायती होने, कई मॉडल्स की उपलब्धता और घर पर आसानी से चार्जिंग जैसे विकल्पों के कारण ई वाहन को बड़े स्तर पर अपनाने का क्रम जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ऑडी खरीदने वाले ग्राहकों को झटका, कंपनी ने 3% दाम बढ़ाने का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, अगर आप भी लग्जरी गाड़ी ऑडी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको ज्यादा कीमत देनी होगी। दरअसल दोस्तों, जर्मन की लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी 1 अप्रैल से भारत में अपने वाहनों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करेगी। नई कीमतें 1 अप्रैल 2022 से प्रभाव में आएंगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि बढ़ती लागत के कारण कीमतों में वृद्धि की जा रही है और नई कीमतें 1 अप्रैल 2022 से प्रभाव में आएंगी। ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लन ने कहा कि बढ़ती लागत और विदेशी मुद्रा की बदलती दरों के मद्देनजर हमें अपने वाहनों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जेईई परीक्षा अप्रैल और मई महीने में होगी आयोजित, नया सत्र घोषित। जी हां दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने जेईई के नए सत्र घोषित कर दिए हैं। इस साल जेईई मेन परीक्षा अप्रैल और मई महीने में आयोजित होने वाले 3 सत्रों में ली जाएगी। इससे पहले बीते वर्ष जेईई मेन की परीक्षा 4 बार आयोजित की गई थी। हालांकि अब छात्रों को इस बार जेईई परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल 2 ही अवसर मिलेंगे। दोस्तों, मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि उम्मीदवार 1 से 31 मार्च तक जेईई मेन 2022 आवेदन पत्र भर सकते हैं। जेईई परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस दौरान छात्रों के मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का प्रमाणीकरण किया जाएगा। उम्मीदवारों को शुल्क जमा करने से पहले अपने पंजीकृत ईमेल पर ओटीपी प्राप्त होगा, वह दर्ज करना होगा।
दोस्तों जेईई मेन परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों में से केवल शीर्ष 2,20,000 ही एडवांस परीक्षा में बैठने की पात्रता रखते हैं। यह परीक्षा मुख्य परीक्षा के कुछ सप्ताह बाद होगी। जेईई में शामिल होने के लिए किसी छात्र को कक्षा 12 में अच्छे अंक हासिल करना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजा राम मोहन राय ने भारत की कौन सी कुप्रथा को समाप्त करवाया था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने भारत की कौन सी प्रथा को अंग्रेजों के साथ मिलकर समाप्त कर दिया था और उसके खिलाफ कानून बनवाया था, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस कुप्रथा का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।